अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और भारत की जंग के तो कोई आसार नहीं, फौरी जंग के, मगर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कानूनी जंग का फ़ैसला ज़रूर आने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस कानूनी जंग की जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों और वकीलों ने उन मुल्ज़मान के लिए लड़ी है जिनको फ़ौजी अदालत में पेश किया गया, उनका ट्रायल हुआ और 105 से ज़ायद इन मुल्ज़मान को सज़ाएँ भी सुनाई गई और 70 से ज़ायद मुल्ज़मान अभी भी जेल में हैं फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने के बाद। कानूनी जंग का कानूनी सवाल ये था कि क्या सिविलियन शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक 7 रुकनी बेंच अपने ही एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन रहा है। वो फ़ैसला जिसमें पहले कहा गया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों का न सिर्फ ये कि ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो कानून है उसकी जो मुतल्लिका शिक्के जिनके तहत सिविलियन शहरियों का ट्रायल किया जा रहा था वो ही आइन के बरखिलाफ़ हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में उन शिक्कों को, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की शिक्कों को कालादम करार दिया था। तो उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का यह 7 रुकनी आइनी बेंच जो है वो अपीलें सुन रहा था। आज फ़ैसला महफूज हो गया है और ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्तहान होगा। एक बहुत बड़े आइनी मामले के ऊपर आइनी बेंच पहली बार एक बड़ा फ़ैसला करने जा रहा है। क्या इसमें आइन की तशरीह होगी, कानून की तशरीह होगी और क्या 9 मई के मुल्ज़मान को बरी किया जाएगा या फिर उनकी सज़ाओं को जो है उसको ड्यू प्रोसेस करार दिया जाएगा और फिर अपील का हक़ ही सिर्फ उनको दिया जाएगा। ये आने वाले चंद दिनों में इस बात का इम्कान है, बल्कि इम्कान इस बात का है कि 9 मई को ही, जब 9 मई के इस वाक़े के 2 साल पूरे हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपना हतमी फ़ैसला भी सुना देगी। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमूद और हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। साकिब बशीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो फ़ैसला आने जा रहा है ये कितना अहम है और मुल्ज़मान के लिए या आम शहरियों के लिए या सिविलियन शहरियों के लिए या सिविलियन अदालतों के लिए तो अहम है ही। ये बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के लिए ये फ़ैसला कितना अहम है? बहुत अहमियत का हामिल है ये फ़ैसला। इसमें 23 अक्टूबर 2023 को जो फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़ अपीलें हैं और ये भी हमें ज़हन में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल नहीं हुआ था जो 23 अक्टूबर 2023 को आया था। फिर दिसंबर में अपीलें और उस फैसले में कहा गया था कि इन मुल्ज़मान को रिहा किया जाए या सिविलियन की कस्टडी में दिया जाए और सिविलियन कोर्ट्स में, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में इनके मुकदमात चलाए जाएँ, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही उस फैसले पे अमल दरामद रोक दिया था और हुकूमत को स्टे दे दिया। और दिसंबर 2023 में जब अपीलें आई तो उस वक्त का बेंच ने ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि आपने इस पर अमल किया है या नहीं किया, बल्कि उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया और उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 साल हो गया है ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अब इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक तो सिविलियन साइड पे कि सिविलियंस के ट्रायल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एक फ्यूचर के लिए भी तयन हो जाएगा कि ट्रायल होने हैं या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि सिविलियंस के ट्रायल्स हो सकते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि जो एक आर्गूमेंट्स भी आते रहे हैं कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, ये स्पेशल लॉ 97 में जो बनाया गया था, तो इनको एम्पावर करने की बजाय इन पर जो है वो अदम एतमाद होगा। सिविलियंस कोर्ट्स पर मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद होगा कि वो काम नहीं कर सकती जो मिलिट्री कोर्ट्स कर सकती हैं, हालांकि ऐसा है नहीं है। तो इस लिहाज से ये बहुत अहमियत का हामिल है ये इसमें फ़ैसला। फिर जो 9 मई क्योंकि इसके साथ लिंक है, 104 लोग आए थे, 40 लोग रिहा हो चुके हैं। मेरा ख्याल है उनकी हद तक तो मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वही होगा, लेकिन 65 अभी भी मिलिट्री से उनको सजाएं हुई और उसके बाद वो अभी जो सिविलियन हैं, जेलें हैं, वहाँ पे हैं, वो कोर्ट ऑफ अपील में है मिलिट्री कोर्ट्स में। अच्छा, ये जो फैसला है अगर तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील मंजूर कर लेती है, फिर तो
उनका कोर्ट ऑफ अपील में ही और वही प्रोसीजर सारा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में दुरुस्त नहीं है, सिविलियंस के ट्रायल्स नहीं हो सकते, तो फिर इन 65 का फेट भी सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि अब उनका क्या है। मतलब उन 2 साल तो वो सजाएं भी काट चुके हैं और उनको सजाएं हुई भी हैं, कोर्ट ऑफ अपील में मामला चल रहा है, उसका स्टेटस क्या होगा? क्या उनको फौरी रिहा कर दिया जाएगा और सिविलियंस कोर्ट्स में या एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ट्रायल्स के लिए दोबारा भेजा जाएगा या उसको क्लोज कर दिया जाएगा? ये वो सवालात हैं जिन सब के जवाब सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले में देने होंगे। फिर एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट अगर फर्ज करे इस पॉइंट पे पहुंचती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल होने चाहिए, तो सबसे अहम सवाल वो फेयरनेस, फेयर ट्रायल, उसमें ड्यू प्रोसेस, फिर उसमें जो अपील का राइट था वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि अपील का राइट होगा इनको और इनको एक्सेस होगी वकला की और सारा जो है वो ड्यू प्रोसेस होगा। लेकिन आज जब वहां पे खड़े थे आसान न्याजी के वालिद, तो वो अटॉर्नी जनरल की तरफ इशारा करके कह रहे थे इन्होंने तो कहा था कि अपील का राइट होगा और ये भी होगा और वो भी होगा। बल्कि एक और बात उन्होंने की, जो ख्वाजा हारिस है, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को इस तरह ग्लोरीफाई किया है कि अब मैं समझने लग गया हूं कि सब कोर्टों को छोड़ के मुझे वहां पे चला जाना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपकी पार्टी है, आपके कारकुन हैं, फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ, सजाएं हुई, जेलों में पड़े हैं 2 साल से, और आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये कहा है कि जिस किस्म का 9 मई को वाक़या हुआ उस तरह का रद्द अमल तो भुट्टो की फांसी पे पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं दिया था और MRD की मूवमेंट चल रही थी। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में कभी फौजी तनसीबात पे हमले नहीं हुए। तो आप अटॉर्नी जनरल के इस इस्तदलाल के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं नहीं समझता कि इस पे मुझे कमेंट करना चाहिए। मतलब आई थिंक वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि वो किस हद तक आगे जा रहे हैं। वो अभी बात हो रही थी कि वो तो शायद वो पीरज़ादा साहब से भी कुछ ज़्यादा ही आगे निकल के जा रहे हैं। खैर एनीवे उसको छोड़ें। 2 पीरज़ादा थे, आप क्लैरिफाई कर दें, शरीफुद्दीन पीरज़ादा या हाफिज़ पीरज़ादा? ठीक है, खैर एनीवे सबको पता है कौन से थे। यानी देखिए, बात ये हो जाती है, जैसे भी बात किया, 18 महीने गुजर गए हैं, 56 अपीलें हुई हैं, 56 सॉरी वो जो हेयरिंग्स हुई हैं, ठीक है, आईनी बेंच के सामने। हाँ जी, आईनी बेंच के सामने। This is called justice delayed is justice denied। कितने लोगों को क्या क्या हुई है। फिर इसमें है क्या, जब हम मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें साफ बताया हुआ है कि किन 4 कैटेगरीज को आप मिलिट्री कोर्ट्स में डाल सकते हैं, उसके अलावा आप किसी को डाल नहीं सकते। चलें, ये तो खैर लीगल आर्गुमेंट है ना। फिर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 175(3) का भी ये वायलेट करता है। अब अगर एट द एंड ऑफ द डे अब हमने आ गए हैं कि ये उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, एक किस्म का ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना। आपके ख्याल में बरी कर देने चाहिए मुल्ज़मान? देखिए, मेरे लिहाज से बरी कर देने की बात नहीं है। मेरे लिहाज से वही जैसे अभी बात हो रही थी, अगर तो आप इसको अपहोल्ड कर दोगे कि नहीं ये मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये याद रखिए वो जो डिमार्केशन है बिटवीन द सिविलियंस एंड मिलिट्री वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है आइन वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये आप ये समझ लें कि ये ग्रे एरिया हो जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को किसी बात भी डाल के कर लेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहला स्टेप होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का पहला स्टेप होगा जैसे वो हुआ था ना, नजरिया जरूरत वाला आ गया था, ये भी एक नजरिया जरूरत आ जाएगा। लेकिन आपके लीडर को और आपकी पार्टी को भी तो बड़ा शौक था ना फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। ये तो आपके दौर से ही बहुत ज्यादा काम शुरू हुआ। एक मिनट, वो जो था ना, वो जिन लोगों के ऊपर था, ये याद रखें, जब हम कहते हैं टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, आपने टेररिस्ट का मतलब ये हो जाता है कि दे आर नोन टेररिस्ट, उनके ऊपर होता है। नंबर 2, उसके ऊपर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद उसको किया गया था, उसको उस लिहाज से किया था कि इस लिहाज नहीं था कि आप किसी को भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फर्क होती है और आपको इसको डिफरेंशिएट करके करना चाहिए। चलिए, हम नून लीग का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। उस्मा कारदार साहब हमारे साथ हैं। उस्मा कारदार, आप क्या तवक्को कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला देना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, अब मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ इनका वावेला सुन के, और ये जिस तरीके की ये दलाइल दे रहे होते हैं। काश के जो इतना इन्होंने एक
झमघटा जमा किया हुआ है लॉयर्स का पीटीआई में, वो जरा बानी साहब को अगर अच्छा मशवरा दे देते, अगर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वो पढ़ लेते, तो शायद वो 9 मई से लोगों को दूर रखते। क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ें, अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे डिलिबरेटली, तो फिर आप का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। अब ये इनको अच्छी तरह पता था, इन्होंने, आप जिस तरह आप फरमा रहे, 25 के करीब इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स जो थी और बड़ा फैनफेयर के साथ कराई और बड़ा उसको जनाब सपोर्ट किया था बानी साहब ने। उस वक्त शायद मेरे ख्याल में इनकी कोई इंटरप्रिटेशन और थी मिलिट्री कोर्ट्स की, आज चूंकि वो, और इन्होंने खुद लोगों को इस मुसीबत में फंसाया है नोइंगली। देखिए सिस्टमैटिकली अगर आप 30 के करीब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं, तो ये इसका मतलब है कि पूरा आपने एक साजिश प्लान की है। देखिए उसमें अभी ये मामला तो अभी ट्रायल्स में, अपीलों में आएगा ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आईनी सवाल था कि क्या सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। तो आपके ख्याल में क्या सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए? देखिए अगर उन्होंने फौजी तनसीबात पे हमले किए हैं तो फिर होगा। अगर तो उन्होंने किसी सिविलियन बिल्डिंग पे हमला किया होता, दैट वाज डिफरेंट। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे सिविलियन अदालतों में मुकदमा चल रहा है, और माजी में भी फौजी तनसीबात पे हमला करने वाले दहशतगर्दों के ट्रायल जो है सिविलियन अदालतों में होते रहे। नहीं, ये देखें, मेरी बात सुने, ये लोग बड़े देर स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते रहे, क्योंकि वो गुड टू सी यू वाला कोर्ट चल रहा था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने ही ये डिसीजन दी थी, जिसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स में इनके ट्रायल शुरू हुए थे, बड़े अरसे के बाद लटका के यहाँ तक। चलें अब देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। साकिब क्विकली ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 2 साल तकरीबन गुजार दिए और एक आईनी तशरीह नहीं कर सकी, और ये आईनी बेंच जो है वो लोग जेलों में पड़े रहे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन बिटवीन कोई ज़मानत उन्हें रिहा नहीं कर सकती थी? अब वो किस मुंह से कहेगी कि ये सारा 9 मई के मुलजमान का जो फौजी अदालत में ट्रायल था ये गलत था, उनको रिहा किया जाए? सजाएं तो वो काट चुके हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि ट्रायल्स ठीक नहीं हुए, तो फिर वो 2 साल जो उन्होंने उसमें गुजारे, उस कस्टडी में जिस तरह मतलब वो रहे, तो उनका मुदावा कैसे होगा, जो सवाल हमेशा से आता है। और ये बात तो हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत टाइम लिया, इतना टाइम बनता नहीं था। और ख़ास तौर पर हमेशा से एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, उससे लोग अगर मुतासिर हो रहे होते हैं, लेकिन वो रिहा होते हैं, ज़मानत पर होते हैं। यहाँ पे लोग कस्टडी में थे, हिरासत में थे, लेकिन इसके बावजूद 104 थे। फिर पहले जो है वो उसको स्टे किया गया, फिर कहा गया कि आप अपने ट्रायल मुकम्मल कर लें, फिर आखिर में कहा गया कि ईद आ गई है तो ईद से पहले कुछ फैसले कर दें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कुछ लोग जब रिहा हो रहे हैं। तो उसके बाद अब सिचुएशन जो है 65 तक आ गई है। तो सवाल तो बड़ा अहम है, और ख़ास तौर पर इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के लिए कि आपने 1.5 साल लगा दिया है इस एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने में। बहुत शुक्रिया साकिब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ एक ब्रीफिंग दी गई हुकूमत की तरफ से सियासी जमातों को, मगर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक नहीं हुई। इस ब्रीफिंग में एक बड़ी सियासी जमात की अदम शिरकत क्या मायने रखती हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, क्यों आपकी पार्टी ने इस ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की? एक ऐसे मौके पे जब कौमी यकजहती वक्त का तकाजा है और किसी किस्म की ऐसी गलत फहमी ना तो दुश्मनों को जानी चाहिए ना पाकिस्तान के लोगों को, तो PTI जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की ब्रीफिंग में शरीक क्यों नहीं हुई? देखिए जी, अता तारड़ साहब ये वही है ना जो कह रहे थे कि 24 घंटे से 36 घंटों के अंदर अटैक होने वाला है। इसके बावजूद कि जो एंकर पर्सन थी वो बार बार उनसे बता रही थी कि आप शायद कुछ और कहते, और वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे तो पूरी इत्तला है। तो अटैक नहीं होने पे आपको मायूसी नहीं है? मायूसी नहीं है। जो वो खौफ और हरस जो फैलाया जा रहा था, उस देखिए वो स्टेटमेंट है एक मिनिस्टर की, लोग उसको सीरियसली लेते होंगे,
हो सकता है इनके बाद लोग इस पूरे ओहदे को सीरियस ना लें। अब सवाल ये हो जाता है कि इस किस्म के बंदे को जाके लोग सुनेंगे, और हम नहीं गए। उसकी एक वजह ये थी, हमारी नज़र में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट और स्टेट को, जो पाकिस्तान एज अ स्टेट है। हमारी नज़र में ये गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है। उसकी दो वजूहात हैं। तो आप इसलिए नहीं गए ब्रीफिंग में? कौमी सलामती की ब्रीफिंग में? नहीं सुन ले, ये गवर्नमेंट साहब के अलावा फौज के तर्जुमान भी वहां मौजूद, वही जिन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पर्ची दी थी कि ये पढ़ना, इससे ज्यादा बाहर नहीं पढ़ना, वही ना। ये चीजें बेसिकली, ये जो सारी चीजें, अच्छा हम नहीं गए ना, मौलाना साहब गए थे। मौलाना साहब ने क्या कहा है? मौलाना साहब ने कहा कि कोई वहाँ सीरियस बात ही नहीं हो रही थी, कोई वहाँ पे से, उन्होंने वहाँ से बॉयकआउट कर दिया है। उन्होंने कहा ये कोई चीज़ है कि वहाँ पे कोई सीनियर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट था, आपके सीनियर वहाँ पे कोई सो कॉल्ड जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो वहाँ पे एब्सेंट थे। तो मैं आप लोगों ने, इन लोगों ने मजाक है। देखिए मैं सब गए तो मेरे लिए ऐसे, देखिए हमारी पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई थी कि हम भी किसी ऐसे ही, मतलब जो जूनियर तबका का बंदा है उसको भेज देते हैं खानापुरी के लिए, लेकिन जो उनका नाम नहीं आया था, उस बात को ये वो रद्द कर दिया था। उसकी वजह ये थी, हमारी नजर में ये जो गवर्नमेंट है ना, PMLN की लेड गवर्नमेंट जो है, ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट है। उसकी दो वजूहात हैं। आपने इनका जो लीडर है, जो इनको लीड करता है, वो मियां नवाज शरीफ साहब, आपने उनसे कोई इंडिया के या मोदी के खिलाफ कोई बात सुनी है? नहीं सुनी ना। आपने मरियम साहिबा से कोई बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बड़ा जुल्म किया, ये किया, फलाना किया? नहीं सुनी ना। दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मुंबई अटैक के बारे में कहा था ये पाकिस्तान से हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल के ऊपर कहा था कि हमारी पीठ पे एक छुरा घोंपा गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने SCO की मीटिंग जब मेरे ख्याल में रशिया में हुई थी तो उस जगह पे, या चाइना में हुई थी, उस जगह पे इन्होंने हुर्रियत वालों से मिलने से इनकार कर दिया था। ये वही लोग हैं कि जब ये इंडिया गए थे इन्होंने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया था, जस्ट टू प्लीज इंडियन लीडरशिप। चले हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। उस्मा कारदार, ये नवाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है भारत की हालिया धमकी आमेज़ बयानात और नैरेटिव के हवाले से? पहले तो मुझे दिली अफसोस और दुख हुआ है सेनेटर साहब की बातें सुन के। ये कोई मौका है जब पाकिस्तान की बका, जब पाकिस्तान की कौमी सलामती का इस वक्त सवाल है और पूरी दुनिया की नजरें इस खिते पे हैं, आप जो है एक मजाक बना रहे हैं, आप वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस वक्त मोदी सरकार चाहता है कि आप करें। यानी कि आप कौम में दराड़े, जो कि बिल्कुल आपने देखा कि कौम यकजा थी, एक यक जुबान थी और सारे इस वक्त मुत्तहिद थे, आपने फिर वही शुरू कर दिया है। खुदा के लिए थोड़े अरसे के लिए तो आप अपना ये राग अलापना बंद कर दें, पहले हालात स्टेबल होने दें। आपको क्या पता सिचुएशन थी बॉर्डर्स में। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है वो बता देना। नवाज शरीफ साहब ने क्या बोला है मौजूदा सूरत हाल पे? इस तरीके से जो खतरात इस वक्त कौमी सलामती की पाकिस्तान, आप मियां नवाज शरीफ को क्यों बार बार इस तरह से बात करते हैं? आप मुझे ये बताएं, आप मरियम नवाज और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो टोक पैगाम पहुंचाया है मोदी गवर्नमेंट को कि आप हमारी अमन की जो ख्वाहिश है उसको आप कमजोरी ना समझें, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा ने खुद कहा कि आप 100 दफा पहले सोचें कोई मिस एडवेंचर करने से पहले, क्योंकि जो आपके साथ हशर होगा फिर पूरी दुनिया देखेगी। आप खुदा के लिए ये बुग़्ज़ जो आप लेके बैठे हुए, कम से कम कौमी सलामती की जब बात होती है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का क्या बयान है? नवाज शरीफ साहब का बता दें। पाकिस्तान की एक आप
सरहदों पे आप जो देख रहे हैं कि जो इस वक्त जो हालात हैं, तो खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए ये आप ड्रामा अच्छा, करना बंद करें। जब हालात बेहतर हो जाएंगे ना, फिर आप ड्रामा शुरू कर दें। मुझे इतना अफसोस है किसी सीनियर सियासतदान को क्यों नहीं भेजा ब्रीफिंग के लिए? जान साहब, मैं मजीद इस पे बात करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये इस तरह से अभी भी ये बात करेंगे और कौम को गुमराह करने की कोशिश। चलें, आप इनसे पूछ लेना कि इमरान खान ने क्या बयान दिया है। जी सेनेटर साहब, इमरान खान ने कौन सा ऐसा धमाका खेल बयान दे दिया, जरा उसके बारे में बता दें, उनका क्या मौके? आप एक काम कर लेना, इमरान खान का, मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट निकाल दें, और आसिफ अली ज़रदारी साहब का ट्विटर अकाउंट निकाल दें। देख लें उन्होंने क्या कहा है, देख लें उन्होंने क्या कहा है, और देख लें कि उनके जो उन्होंने कहा हुआ है उसके अंदर। एक मिनट जरा, थोड़ी देर के लिए देखिए, उनकी कौम वो 15 सीटें होती हैं, उनकी कौम और कोई नहीं है। उनको किसी ने वोट दिया नहीं है, उनको किसी ने वोट दिया नहीं है। कह रहे हैं उधर जंग के बाद मंडला रहे हैं आप। मेरी बात सुने, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, जब मुल्क के ऊपर इस किस्म की सूरत हाल आती है, आपकी जो लीडरशिप होनी चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या करें? वो हमला करने से पहले कैसे बदले? मेरी बात सुने, इलेक्शन में नहीं हो सकते। हमने क्या कहा है? इमरान खान ने क्या कहा है? यार थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए प्लीज, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, कुछ अरसे में आप फिर पार्टी बदल लेंगी। नहीं, आप उनकी ख्वाहिश पे पूरा अमल कर रहे हैं इस वक्त। आप एक मिनट ठहर जाना। देखिए, जिन लोगों को आप लोगों ने खामोश कर रखा हुआ है, एंकर्स को, उन्हीं को उन लोगों ने भी खामोश करके रखा हुआ है। तो मैं तो कहता हूं आप और वो एक साथ हैं। जो मोदी कह रहे हैं वही आप लोग कह रहे हैं। आप उनको डिनाई नहीं कर रहे, आप उनको एक किस्म का ये कह ही नहीं रहे कि तुम गलत कर रहे हो। खुदा का खौफ करने पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का जो बयानिया है उसके साथ पूरी दुनिया। मेरी बात सुने, मैं आपको आप थोड़ा सा पढ़ कर आ जाएं ताकि आपको पता चल जाए पूरी दुनिया क्या बयानिया है। मेरी बात सुने, आपने देखा पूरी दुनिया पाकिस्तान के बयानिया के साथ है या नहीं है? एक मिनट है। अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा है? उसने बेसिकली उन लोगों ने शय नहीं दे रहे, लेकिन उन लोगों ने इंडिया को कहा है कि आप जो रीजनल ये करने लगे हो वो कहीं फैल ना जाए। उन्होंने अपने खर्चात किए, लेकिन एट द सेम टाइम अगले सेंटेंस में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उनके साथ कोऑपरेट करे। अगर इस वक्त इमरान खान जिस तरीके से 2019 में उनको शटअप किया था और अगले दिन जाके उनको उसका एक जबरदस्त जवाब दिया था, उसी किस्म का भी फिटिंग जवाब देते। 2019 में तो यही काम इमरान खान ने अभी जेल से भी किया है, जिसकी ओवरऑल रीच बहुत ज्यादा हुई है एंड हर एक ने वो किया। और ये याद रखें, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगहों पे ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिसको लोग सुनना चाहते हैं। टाइम नहीं है ना, अभी इलेक्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन ऐसे बंदों को तो आप रख सकते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को तो आप सामने ला सकते हैं जिसको लोग सुनना चाहते हैं। आप ख्वाजा आसिफ को सुनना चाहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है, क्या वो सही कहा है? वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सुनना चाहते हैं? नहीं, इनमें से तो कोई इस काबिल नहीं है कि जिसको सुनना चाहते हैं। जनरल आसिफ मुनीर को सुनना चाहते हैं? देखिए ना, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट की बात करें ना, जनरल आसिफ मुनीर रिप्रेजेंट द आर्म फोर्सेस। चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार, मेंबर पंजाब असम्बली भी हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा, मौलाना फजल रहमान साहब के तो घर में जाकर आपकी पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई थी, और आज कौमी सलामती जैसे हसास तरीन मामले के ऊपर मौलाना साहब ने मीडिया के सामने ये इंकशाफ किया है कि आप लोग इंतहाई गैर संजीदा लोग हैं और इंतहाई गैर संजीदा किस्म के रवैया अपनाया गया है हुकूमत की तरफ से, जो सियासी जमातों को कौमी सलामती के मामलात पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। और मौलाना का ये कहना है कि उनसे पूछा तक नहीं गया, उनकी कोई राय तक भी नहीं ली गई है सारे मामले में। तो आप क्या कहेंगे?
देखिए, मौलाना की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं जी। और हमेशा की है, बिल्कुल। और 26वीं आईनी तरमीम में भी उनका बड़ा एक कलीदी रोल था जिसको हम जिसकी कदर करते हैं। लेकिन मौलाना साहब को शायद गलतफहमी हो गई थी कि ये कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये ब्रीफिंग थी। इसमें किसी की आरा लेने के लिए नहीं बुलाया गया था, सिर्फ एक किस्म से जो करंट सिचुएशन है और जो इस वक्त जो इक़दामात लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से, वो उसकी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचाना और उनको इन कॉन्फिडेंस लेना जो था, वो मकसद था इस ब्रीफिंग का। इसमें आरा लेने वाला जो है उसमें वो भी अगर मेरे ख्याल में अनकरीब कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब बुलाई जाएगी तो फिर बिल्कुल आरा भी ली जाएंगी। पार्लियामेंट का फोरम भी है, वहाँ पे मुश्तरका रेजोल्यूशन भी पास हुई है, सेनेट में भी हुई है, तो वहाँ पे सब अपना इजहार ख्याल भी कर रहे हैं, अपनी आरा भी दे रहे हैं। लेकिन ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी। ब्रीफिंग का मतलब होता है कि बताया जाए कि जी इस वक्त हुकूमत क्या 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 इक़दाम ले रही है, सिफारती सतह पे, दिफाई सतह पे और मीडिया की सतह पे। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए ये मीटिंग कॉल की गई थी। तो उसमें एक तरफ तो आपके वफाकी वज़ीर इत्तलात आधी रात को लोगों को जगा के कहते हैं कि इंडिया हमला करने वाला है, तो इतने हसास मामले पे आपके वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ क्यों नहीं ब्रीफिंग दे पाए? वो क्यों नहीं फौज के तर्जुमान के साथ बैठ सकते? देखिए, इसमें चूंकि ये DGISPR वो भी इंफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं ना इसमें एस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी की इंस्टीट्यूशन में, और यहाँ पे भी अता तारड़ हैं, वो इंफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। तो आप उन दोनों का पोर्टफोलियो देख लें, वो तो एक ही है। तो वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है उसको सारे को पास ऑन करना ये इनका पोर्टफोलियो है, और दैट इज व्हाई दे वर देयर। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें इशू क्या है। चले, इशू तो जो था वो मौलाना फजल रहमान ने आपको बता दिया, PTI ने शरीक ना हो के आपको बता दिया। अभी भी शायद आप इशू को तलाश कर रहे हैं। PTI ने तो देखें, PTI जो इस वक्त कर रहा है ना, वो मैं तो सिर्फ इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो जुबान ना इस्तेमाल करें और वो हरकतें ना करें जो हमारा दुश्मन चाहता है। अच्छा, ये बता दें कि इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है उसको भारत में उस पर पाबंदी लगा दी है, तो आप इमरान खान के इस एक्स अकाउंट पे पाबंदी के हवाले से हुकूमत का और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? पाबंदी कहाँ पे है? इंडिया में? भारत के अंदर इमरान खान के एक्स अकाउंट पे पाबंदी लगा दी गई है, तो आप इस बारे में आपकी क्या मौक़िफ़ है? वो देखिए, उन्होंने भारत इस वक्त जो है वो सख्त मुश्किल में है। उन्होंने 16 के करीब आपके अपने चैनल्स बंद कर दिए हैं। वहाँ पे आपकी आसमा भुट्टो का बंद हुआ, अता तारड़ का अकाउंट बंद हुआ। जिस भी अकाउंट से आप ट्वीट करते हैं जिसमें हकीकत और सच्चाई सामने दुनिया के आप लेके आते हैं, वो फौरन उस अकाउंट को उठा के बंद कर देते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं अपने एक्स अकाउंट की मदद से इमरान खान साहब हकीकत और सच्चाई सामने ला रहे थे जो भारत को पसंद नहीं, आप ये कहना चाह रहे? नहीं, देखिए ना, वो एक इन्होंने ट्वीट की जो कि अच्छी थी, हमने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश को आप कमजोरी ना समझे और भारत को जवाब दिया जाएगा। वो एक इन्होंने अच्छी ट्वीट की थी और हम लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन अभी जो सेनेटर, मगर आप लोगों ने उसको रीट्वीट नहीं किया था, वो तो बिल्कुल उसके बरक्स बात करनी शुरू कर दी है उन्होंने। बिल्कुल उसके बरक्स बात करनी शुरू कर दी है। या तो इनको ब्रीफिंग कोई पता नहीं, इनको किसी और लीडरशिप से आ रही है। तो आप इमरान खान का जो अकाउंट भारत ने जो इमरान खान का अकाउंट भारत ने बंद किया, तो आप उसकी मजम्मत करते हैं? जितना भी उन्होंने मीडिया ब्लॉक किया है, मैं सबकी मजम्मत करती हूं। ठीक है, ये उनके मुंह पे काला धब्बा है। डॉक्टर हमायूं, बिलावल भुट्टो का अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया है, तो बिलावल भुट्टो के इस अकाउंट की बंदिश के हवाले से भी आपकी पार्टी का कोई मौक़िफ़ है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हर वो शख्स जो यहाँ से ट्वीट कर रहा है और इंडिया की चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है या उनकी बात के ख़िलाफ़ कर रहा है, वो उसको बंद कर रहे हैं। और ये चीज़ मतलब इसके पैरेलल भी नज़र आते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है
जिनके अकाउंट बंद नहीं हुए वो क्यों नहीं बंद हुए हैं? अगर बिलावल भुट्टो या आसिफा के या इमरान खान के बंद हो रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब का क्यों खुला हुआ है? क्यों जी? शबाज मतलब उसका मरियम नवाज का क्यों नहीं बंद हुआ? मतलब सवाल तो फिर उठता है ना कि अगर इन लोगों का है तो फिर क्या है? नंबर 2, देखिए पीटीआई तो चले, पीटीआई तो बहुत टेररिस्ट जमात है ना, पीटीआई तो नहीं गई इस ब्रीफिंग पे। मौलाना साहब ने क्या कहा? मौलाना साहब ने एक्चुअली जो पीटीआई का स्टैंस था उसको एंडोर्स कर दिया है। उन्होंने कहा है दीज पीपल आर नॉट सीरियस। उसकी एक और वजह है, जब एपीएस का वाकया हुआ था, अब सवाल ये उठता है एपीएस का वाकया ज्यादा इंपॉर्टेंट या स्ट्रांग था या प्रॉब्लम वाला था? ये जो वाकया है ये ज्यादा प्रॉब्लम वाला है। अगर तो ये उससे ज्यादा प्रॉब्लम वाला है तो एपीएस के तो जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन ही वहां पे एपीसी कॉल हो गई थी और उसके ऊपर सबने बैठ के उसके ऊपर डिस्कशंस की और उसके डिसीजंस लिए गए थे। अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक मिनट थोड़ी देर मुझे थोड़ी देर के लिए उस्मा साहबा थोड़ी देर के लिए प्लीज ये सीख लें कि जब एक बोल रहा हो तो दूसरा नहीं बोलता। उस्मा एक सेकंड इस तरह होता है। देखिए एक एटिकेट्स होते हैं, डिस्कशन के एटिकेट्स होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये बंद कर दें। आपकी बात हो जाएंगे, फिर देखिए आप थोड़ी देर के लिए आप एक काम करें थोड़ी देर के लिए आप एक काम करें एक मिनट उस्मा जी हम प्रोग्राम एक काम कर ले आप कोशिश करें जरा एटिकेट की किताब